बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स चैप्टर नंबर 2 से है और ये प्राइमरीली कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, जहां पे हम एग्जांपल 2.14 को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरा जहन में रखें कि जब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ अगर आपको याद हो तो हम डी वाई डी टी फॉर्म में इसको डिफरेंशियल किसी भी पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब हम डी वाई डी टी लेते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस सिग्नल के लिए है। अच्छा, और अगर डिस्क्रीट सिग्नल हो, अब जैसे ये आउटपुट है, ये हर लम्हे के आपके पास ये प्लॉट है, लेकिन आउटपुट अगर आप एंड ऑफ द मंथ प्लॉट कर रहे हैं कि जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हो, तो ये फिर डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंस इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डेल्टा टी फॉर कंटिन्यूस और डिफरेंस के लिए जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो ये हम दो वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। पहले में हम सिर्फ आज डिफरेंशियल इक्वेशन ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये एक सिस्टम है, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है, जिसमें हमने इनपुट x दिया और आउटपुट y दिया है। तो ये कह रहा है कि an extremely important class of continuous time system is that for which the input and output are related through लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस सिस्टम को, जहाँ पे वाई टी जो है वो आउटपुट है और ये इनपुट है और ये डी वाई बाई डी टी है। तो जहन में रहे हमेशा कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आप रेट ऑफ चेंज को जहन में रख लें। डी वी बाई डी टी हमें पता है, अगर एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज अगर जहन में रहे तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे ये गाड़ी है, मूविंग फोर्स या फॉरवर्ड फोर्स इंजन फोर्स एफ है, और रोड के ग्रिप की वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स है वो रो वी है। और इसके जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, या फोर्स फार्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ये फोर्स ओवर मास। और एक्सेलरेशन जो है ये फिजिक्स में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि डी वी बाई डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और ये फोर्स हमारा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और इसको जब हम ओपन कर लेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और यही स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं जब एक एलिमेंट हो। हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है, कैपेसिटर है, तो अगर इसके साथ इंडक्टर भी होता तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाता है। लेकिन जब एक ही एनर्जी एलिमेंट कैपेसिटर या इंडक्टर विद रेजिस्टेंस हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब इस सर्किट को भी देखें, यहाँ पे ये सिंपल आरसी सर्किट है, इनपुट वोल्टेज वीएस है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है। तो यहाँ से हम करंट मालूम कर सकते हैं, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस। और इसको भी हम आई अगेन जो करंट है हम यहाँ से कैपेसिटर अक्रॉस करंट को हम सी डी वी डी टी के फॉर्म में लिखते हैं। तो आई टी को हम लिखेंगे सी डी वी डी टी। अब इसको हमने यहाँ पे अगर पुट कर देना है तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको ओपन कर लिया और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ही फॉर्म में ये आ गया। तो ये दो केस शो कर रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से आप इस तरह के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आध चीजें जो इस बुक में है, इन दिस बुक वी फोकस ऑन डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशंस that are used to describe system that are LTI। अब LTI आपने यकीनन पढ़ा होगा पहले कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम,
यानी जिसके आउटपुट और इनपुट टाइम के साथ चेंज ना हो। और कॉजल क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। कॉजल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू। तो इनपुट के प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे आउटपुट ऑफ द कॉजल सिस्टम डिपेंड्स। अच्छा, एक और भी कंडीशन ये बता रहा है कि जब हम यहाँ पे ऑक्सिलरी कंडीशन या इनिशियल कंडीशन हम लेंगे तो इस बुक में हम उसको इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे लेंगे। दैट इज जो कंडीशन है वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे ये कह रहा है कि इनपुट सिग्नल जो है वो k टाइम्स e रेज़ टू द पावर 3t ut, और इसका हमने सोल्यूशन मालूम करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रहे कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ आप 5 लिख लें, 10 लिख लें, 9 लिख लें, वट एवर। अच्छा, अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो इसका दो हिस्सा होगा। इसके सॉल्यूशन के दो हिस्से हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए और एक और सॉल्यूशन जिसको होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। सर्किट में हमने इसको पढ़ा था, ये इसको फोर्स्ड रिस्पांस कहा जाता है पर्टिकुलर को, और नेचुरल रिस्पांस कहा जाता है होमोजीनियस को। और याद दहानी के लिए मैं इस सर्किट को यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए, जब ये स्विच क्लोज्ड है तो जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो इस वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, तो यानी ये यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फोर्स्ड रिस्पांस है या पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया तो क्या होगा कि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू, और कोई सोर्स नहीं है, इनपुट सोर्स यहाँ पे 0 है, तो इसको हम कहेंगे नेचुरल रिस्पांस। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें जो ये टोटल सर्किट है, जैसे यहाँ हमने टोटल सर्किट है, यहाँ पे हमारा टोटल इक्वेशन है, उसको हम लेके चलेंगे, और जो नेचुरल रिस्पांस या होमोजेनियस रिस्पांस के लिए हम इनपुट को 0 कर देंगे। अभी पहले मुझे बहुत इसमें इशू रहा होमोजेनियस का, एक तो मैन ही नहीं समझ में आता था, तो मैंने एक शॉर्टकट अपने लिए ये निकाला कि जब होमो विद द होल, अगर ये आप ध्यान में रखें कि होमो विद द होल यानी 0 इनपुट, तो यहाँ 0 इनपुट कर देंगे तो ये नेचुरल रिस्पांस हो जाएगा या होमोजीनियस रिस्पांस हो जाएगा। अच्छा, अब पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि ये हमारा एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, इनपुट आउटपुट है। इनपुट हमारा क्या है, k e रेज़ टू द पावर 3। अब ये जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो जब भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि जो इनपुट है हम कहते हैं कि वही आउटपुट है विद सम चेंज इन मैग्नीट्यूड। The input signal is forced to the output with some change in magnitude। तो अब हमारा आउटपुट को हम ये लिख सकते हैं कि जो आउटपुट है जिसको हम y पर्टिकुलर t कह रहे हैं, वो y टाइम्स e3t। देखिए ये k टाइम्स है, यहाँ y टाइम्स हो गया। तो जैसे हमने बताया था कि ये k 5 है, लेकिन यहाँ y कितना है ये नहीं पता, ये हमें मालूम करना होगा। तो बहरहाल ये हमने फर्ज कर लिया, हाइपोथेसिस कर लिया, ये हमारा आउटपुट बनेगा। अब अगर ये आउटपुट है तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और हम e3t निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। हमारा मकसद है y के वैल्यू को पता करना, तो ये हमने ऐड कर लिया है तो 5y हो जाएगा, तो y इज k/5। और जैसे हमने कहा था k कोई भी वैल्यू, आर्बिट्ररी वैल्यू आप लेंगे, 5 ले लेंगे तो k/k 1 हो गया y। अच्छा, तो अब हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कंप्लीट है वो हो गया, ये y की जगह पे हमने k/5 e3t लिख लिया, और ये वैलिड है फॉर t greater than 0 के लिए।
ई ग्रेटर देन जीरो इसलिए कि हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो यूटी से मल्टीप्लाइड था, यानी ग्रेटर देन जीरो के लिए वैलिड था। अच्छा, अब आ जाते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन के लिए। तो होमोजेनियस सोल्यूशन में भी हम फर्ज करेंगे, लेकिन अब वहां पे हम ये नहीं कहेंगे जो इनपुट है वही आउटपुट है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारा आउटपुट कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद एस, उसके वैल्यू जो है वो ए ई रेज टू द पावर एस टी लिखेंगे। और एस क्या है हम आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हमने वैल्यू, ये इक्वेशन है विद जीरो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया y की, ये वैल्यू, और इसको भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक नतीजा हमने निकालना है कि ये तो हमारा इनपुट सिग्नल था, ये जीरो नहीं हो सकता, देयरफॉर s प्लस 2 जो है वो जीरो हो सकता है, तो इसको हम जीरो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से s इज इक्वल टू -2। तो अब ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब ये -2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे s की जगह पे, तो a e रेज टू द पावर -2t, ये हमारे होमोजेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पे भी अभी a हमें नहीं पता कि क्या चीज है। तो अब हमारे पास ये दो सोल्यूशन थे, पर्टिकुलर सोल्यूशन और होमोजेनियस सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी भी जैसे मैंने कहा कि ए हमें नहीं पता, ए हमें पता करना होगा। ओके, तो ये क्या है, सोल्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई यूनिकली, यानी इसका एक कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ए की वजह से इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इनिशियल कंडीशंस पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम जो पढ़ेंगे वो तमाम एलटीआई सिस्टम्स होंगे और कॉजल सिस्टम्स होंगे, और सिस्टम जो है इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे होंगे। तो यहाँ से नतीजा हम ये निकालेंगे कि अगर x 0 है फॉर एनी टाइम t, अब हमारे यहाँ पे t लेस देन 0 होगा, यहाँ पे t लेस देन t0 लिखा हुआ, तो अगर इनपुट सिग्नल 0 है तो आउटपुट सिग्नल मस्ट ऑल्सो बी 0 बिकॉज ऑफ द कॉजलिटी प्रॉपर्टी, और ये इनिशियल रेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इस इक्वेशन को अगर हमें t इक्वल टू 0 पुट कर दें, हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आ जाएगा। अब y0 क्या होगा, y0 हमने 0 आ गया, यहाँ से हम पहले भी देखा था कि ये 0 है, तो y0 0 यहाँ पे आ गया, और ये 0 पावर डालेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी 0 पावर डालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया, और यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज -k/5। अब हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया कि a की जगह पे यहाँ पे अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। इसको अगर हम नीट करके भी लिख सकते हैं कि k5 हमने कॉमन ले लिया, पॉजिटिव पावर को हमने पहले लिख दिया, नेगेटिव पावर को बाद में लिख दिया, और इसके साथ ही हमने लिख दिया कि ये वैलिड है फॉर t ग्रेटर देन 0। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। इसको ही ध्यान में रखते हुए हम इंशाल्लाह अगला जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड है। थैंक यू। हाँ, ये कह रहा है कि ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन, यानी अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, हमने वैल्यू ए के मालूम कर ली। एक चीज और, इसको अगर हम मजीद जनरलाइज करें, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर हम nth ऑर्डर इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें क्या होगा, ये y के टर्म आ गया और राइट साइड पे x के टर्म आ गया, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है, आप समझ लें। तो हम इस समेशन k0 to n लिख लेंगे, यहाँ पे समेशन k0 to m लिख लेंगे, तो ये जनरलाइज्ड nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इस तरह की इक्वेशन ऑल्दो हम इस बुक में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका हमने अप्लाई करना है, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम कर लेंगे और होमोजेनियस सोल्यूशन मालूम करके, और फिर इसको कंप्लीट सोल्यूशन लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे। शुक्रिया।